तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स वो होती हैं जिनका यूज हम पीने के लिए करते हैं, जैसे चाय और कॉफी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो चाय और कॉफी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेवरेज क्रॉप्स हैं, दीज आर जो बेवरेज क्रॉप्स, वो यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस की थी, समझ में आ गया, और इंडिया में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय की बात करें तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इंडिया आज की डेट में बहुत बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे जनरली आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है बेवरेज क्रॉप्स हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे अगर हम बात करेंगे टी की, ठीक है, टी और कॉफी जो है, टी और कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी ये आती है प्लांटेशन क्रॉप में आती है। क्या आती है? प्लांटेशन क्रॉप्स में आती है, मतलब इनके बागान होते हैं। मेरी बात में इनके क्या होते हैं? बागान होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जो फसलें हैं ये आम आदमी नहीं लगा सकता। एक आम किसान जो है उसको वो नहीं लगा सकता इसको, इन फसलों को। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए होगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, करोड़ों रुपए की बात होती है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए क्या होता है, कई जगह पे या तो जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब सरकार उसको चलाती है, या फिर कई जगह जो है हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर उसको रन करता है। ठीक है, उनके पास पैसा है। या फिर कई बार जो है हम देखते हैं कि जॉइंट सेक्टर में भी ये जो होता है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इसको चलाते हैं, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है। इज इट क्लियर? सो जो प्लांटेशन जो है, जैसे हम देखते हैं कि टी और कॉफी की, तो इसमें एक जॉइंट वेंचर भी चाहिए होता है। सेकंड बात ये है कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फसलें बोनी नहीं है, उनको आपको मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको एक एफिशिएंट स्टाफ चाहिए। कैसा चाहिए? एक एफिशिएंट स्टाफ चाहिए। एफिशिएंट स्टाफ का मतलब ये होता है कि आपको इसमें जो है हाई क्वालिटी के मैनेजर्स चाहिए होंगे, समझ में आ गया, जिनकी एक महीने की तनख्वाह ही कम से कम 3-4 लाख रुपए होगी। तो ऑब्वियसली बात है, इतना फिर आम किसान नहीं इसको कर सकता। दूसरी बात है, इसमें जो है टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा, टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जो है चाय या मतलब जो कॉफी की किस तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे, इज इट क्लियर, बेवरेज क्रॉप में, तो इसके लिए बहुत ही हाईली टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है। प्लस हम देखते हैं इसके लिए चीप लेबर चाहिए। क्या चाहिए? चीप लेबर चाहिए होता है, सस्ता। जैसे हम देखेंगे चाय के बागान देखेंगे तो असम में जो है आपके जो है लेबर अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से, या फिर हम देखते हैं बिहार से जो है, जो कि थोड़ा सा पास हुआ उसके, तो वहां से भी लेबर्स आ जाते हैं, तो चीप लेबर चाहिए। ठीक है, और प्लस हम देखते हैं कि उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरी बात समझ गई? तो उसका मतलब आपको बहुत अच्छे जो है एमबीए वाले चाहिए होंगे, जो उसको इंटरनेशनल ब्रांड बना करके पेश करें। समझ में आ गया? और ऑब्वियसली बात है, मार्केट डिमांड भी चाहिए होगी उसमें, समझ आ गया, डिमांड होनी चाहिए उसकी, तब जा करके है, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा जो है तभी पॉसिबल है। समझ आ गया? अगर डिमांड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम चाय की बात करें, कॉफी की बात करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें टी टेस्टर्स चाहिए होते हैं। समझ आ गया? टी टेस्टर जो टी को टेस्ट करते हैं, समझ आ गया, उनकी सारा पैसा उनके जीभ का होता है। मेरी बात समझ की, अलग अलग जो है क्वालिटी की टी रखी होती है। अब उनको जो है गर्म पानी में डालते हैं वो, ठीक है, ऐसे उनको टेस्ट करेंगे ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद उसको थूकते हैं वो, और फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे वो। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट जो है वो देखेंगे चाय का कप, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जो है उसकी वैरायटीज है, तो उस हिसाब से जो है उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। तो उसका मतलब ये है कि ये प्लांटेशन क्रॉप है, बागादी फसलें बागान में बोई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो टी प्लांटेशन है, ठीक है ना, उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। मेरे बात समझ गई? ठीक है ना, इज इट क्लियर? ठीक, अच्छा,
क्योंकि जो है ये फसलें हैं तो इनमें कीड़े भी लग सकते हैं, पक्का मेरी बात समझ में तो होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है वहां पर हम देखते हैं कि आपके बॉटनिस्ट भी चाहिए होंगे, आपके जो अच्छे खासे जो नॉलेज रखते हो, ठीक है, कि क्या चीज से जो है कीड़े लग जाएंगे, वरना क्या होगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर बेवरेज क्रॉप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले टी, ठीक है। इंडिया इज द लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन हम देखते हैं आज की डेट में हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। चाइना एंड श्रीलंका आर रिस्पेक्टिवली द सेकंड एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। समझ में आ गया? टेम्परेचर, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ध्यान देना। चाय की बहुत अच्छी डिमांड जो है वैसे तो पूरे दुनिया में, लेकिन जो हाई क्वालिटी टी है वो अमेरिका और यूरोप में बिकती है, जो कि बहुत महंगी बिकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर जो है ठंडा है और वहां ये उगता नहीं है, यूरोप में नहीं उगेगा और वहां पर आपका अमेरिका में जहां डिमांड है वहां नहीं उगेगा। टी और कॉफी दोनों का यही हाल है। इज इट क्लियर? ठीक है ना, इसका मतलब जो है सारा का सारा यहीं से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, इसका मतलब ये हो गया ये ट्रॉपिकल, ठीक है, और आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 20 to 30 डिग्री, if the temperature either rises above 35 डिग्री सेल्सियस और goes below 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। मेरे बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर एंड एनुअल रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ध्यान देना यहाँ पर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी किसी महीने बारिश नहीं हुई, तो हमेशा जो है हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बारिश होती रहनी चाहिए। समझ में आ गया? साथ में क्या होता है कि जो टी है ये ऐसे करके पहाड़ों की ढलान में बोई जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से ये एक झाड़ी होती है, ठीक है, बुश, ठीक है। ज्यादा जो है लंबी भी इसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वरना टी क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसको जो है इसकी प्रूनिंग की जाती है। समझ में आया? कितना सेंटीमीटर होगा ग्राउंड से, प्लस पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वाटर कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पहाड़ों की ढलान पे की जाती है। तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा व्हाई द टी प्लांटेशंस आर ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स। समझ में आ गया? क्यों की जाती है? क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मेरे बात में आ गई? ठीक है, और पूरे साल भर बारिश होनी चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो है जब पहाड़ों में क्या होता है कि सुबह सुबह 4-5 बजे जो है एक मिस्ट छा जाए, कोहरा टाइप का, समझ में आ गया? ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एकदम कोहरा छा रखा है, मिस्ट छा रखी है, और वो मिस्ट जो है, मॉर्निंग मिस्ट जो है, वो क्या करेगी, चाय में जो है ऐसे करके जो है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है, तो दिस इज बड, ठीक है, और ये लीव्स है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो एक बड और 2 पत्तियां, इसको ऐसे करके जो है इसको प्लग किया जाता है। मेरी बात समझ गई? एक एक पेड़ में सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें एक कली और 2 पत्ती आएगी, उसको ऐसे करके केयरफुली प्लग किया जाएगा, बस। बाकी हम देखेंगे पूरा बेकार है, बस ऊपर जो है जो एपिकल बड होगी उसको हम एक कली 2 पत्ती ऐसे करके तोड़ेंगे, और वो जो तुमने देखा होगा वो अपने ऐसे रखते हैं वो पीछे, समझ में आ गया? फिर वो दूसरे प्लांट पे आ जाएंगे और वहां से वो प्लग करके ऐसे रख देंगे। अब सुबह सुबह जो है हम देखेंगे कि मॉर्निंग मिस्ट, सॉरी मॉर्निंग मिस्ट, ठीक है, मॉर्निंग मिस्ट क्या होगी कि ये जो है एक कली और 2 पत्तियों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और हम देखते हैं अगर मॉर्निंग मिस्ट नहीं रही तो ऑब्वियसली बात है टी की क्वालिटी घट जाएगी। समझ आ गया? तो इसका मतलब जो है पहाड़ों पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है, तुमने देखा होगा उत्तराखंड में भी की जाती है, जहां जहां हिल स्लोप्स हैं। दार्जिलिंग, खैर मतलब दार्जिलिंग की चाय तो सबसे अच्छी मानी जाती है। असम टी जो है सबसे बेस्ट है। समझ में आ गया? और असम में हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र वैली और जो है सूरमा वैली जो है, सूरमा इज अ रिवर, तो ब्रह्मपुत्र और सूरमा वैली की चाय सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वेस्ट बंगाल का आता है नंबर, ठीक है ना, जैसे उसमें आपका हम देखते हैं जलपाईगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ की चाय अच्छी मानी जाती है, समझ आ गया, जो कि हाई क्वालिटी टी
कंसिडर होती है। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, पहाड़ों में सवाल ये कि पहाड़ों में क्यों बोई जा रही है। पहली बात, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरी बात क्या है कि मॉर्निंग मिस्ट जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, एक बड और 2 लीव्स। समझ में आ गया? ठीक है, ये और अच्छी जो है पत्तियां खिल जाती हैं और बड बनती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज रेनफॉल। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल ये आएगा कि क्लाइमेटिक वेरिएशन जो देखे जा रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज जो देखे जा रहे हैं, ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, समझ में आ गया, तो ये टी प्लांटेशन के लिए कैसे खतरा है। मेरे क्वेश्चन समझ आया है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और हम देखते हैं कि क्या देखा जा रहा है, टेम्परेचर राइज देख रहे हैं हम साल दर साल। तो ये जो है टी प्लांटेशन के लिए कैसे खतरा है, बताओ भाई, कैसे खतरा है? और बताओ, और कोई? बिल्कुल सही। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहरा कैसे लगेगा? मेरी बात समझ गई? मॉर्निंग मिस्ट नहीं होगी। इज इट क्लियर? और हमने क्या बताया, टेम्परेचर गोज अबव 35 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ये क्या होगा? ठीक है, तो 35 डिग्री, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो क्या होता है कि जो है इसमें हम देखते हैं कि अगर क्लाइमेटिक चेंज में वेरिएशंस देखे जा रहे हैं तो ये वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। इससे जो है क्रॉप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेटिक चेंज से फंगस, समझ में आ गया, बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस प्लांट्स में बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया? तो ये जो है टी इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसानदेह है। समझ में आ गया? ठीक है, ये इज इट क्लियर? ठीक है, सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड, डीप फ्राइबल लोम। ठीक है, वेल ड्रेन्ड, समझ में आ गया? मतलब इकट्ठा नहीं होना चाहिए। डीप, व्हाट इज फ्राइबल? व्हाट इज फ्राइबल? जैसे मिट्टी को हाथ में लें, हल्का सा प्रेशर डालें, अचानक छन्ने से टूट जाए। मेरी बात समझ गई? फ्राइबल मतलब इजिली टू क्रम्बल, आसानी से टूटने वाला। मतलब जैसे जो चिपचिपी मिट्टी नहीं होती, जैसे होता है ना क्ले जैसे होती है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे हम ऐसे प्रेशर डालें और अचानक से जो है ये क्या हो जाए, छन्ने से टूट जाए, तो उसको हम बोलेंगे फ्राइबल, मतलब इजिली टू क्रम्बल। ठीक है, लोमी सॉइल, ठीक है ना। हाउएवर द वर्जिन फॉरेस्ट सॉइल्स, अब ध्यान देना यहाँ पर पहाड़ों में जो है कल्टीवेशन के लिए एक और फायदेमंद है, क्योंकि पेड़ पेड़ होते हैं ना, पेड़, तो पेड़ की जो पत्तियां नीचे गिरती हैं, समझ में आ गया, और वो जो है ह्यूमस प्रोवाइड कराती है उसके लिए। मेरे बात में आ गई? तो क्योंकि पहाड़ों में क्या है, पेड़ हैं, समझ में आ गया, पेड़ होंगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां नीचे आएंगी, जो झड़ेंगी तो क्या होगा, ह्यूमस प्रोवाइड करेगी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, वर्जिन फॉरेस्ट सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड आयरन कंटेंट आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है ना। इसीलिए चाय के बागानों का फायदा ये है कि उसमें एफॉरेस्टेशन होता है। मेरी बात समझ गई? मतलब डिफॉरेस्टेशन ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेचुरली जो है धीरे धीरे पत्तियां नीचे गिरती रहती हैं और उसका ह्यूमस बनता रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये बाकी हम देखते हैं, बाकी वेजिटेशन, बाकी जब हम क्रॉप्स बोते हैं तो हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। मेरी बात समझ गई? सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए जो है हार्मफुल जो क्रॉप है वो कौन सी है? अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें, पैडी कल्टीवेशन, चावल। क्यों? पानी, बहुत ज्यादा पानी मांगता है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर डेफिशिएंट कंट्री में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दूसरा, अगर जहां पानी नहीं है तो वहां पर क्या होता है, हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं तो उतना रिचार्ज नहीं हो पा रहा जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाता है। तीसरा है, हाँ, लीचिंग की दिक्कत आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही। और हाँ, लैंड क्लियर करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। एक और चीज है, एक और चीज है, इन टर्म्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस,
पैडी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होती है, समझ में आ गया। और मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस, तो पैडी कल्टीवेशन से एक्सेसिव मीथेन का रिलीज होता है। मेरी बात समझ में, जहां भी पैडी कल्टीवेशन है वहां पर मीथेन रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो CO2 क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर को वार्म कर रहा है, गर्म कर रहा है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि CO2 से ज्यादा वार्मिंग कौन क्रिएट करेगा, मीथेन करेगा। तो जितना ज्यादा चावल बोया जा रहा है उतना ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, और CO2 से ज्यादा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये फसल ठीक नहीं है, समझ आ गया, फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, ये चीज। अच्छा, लेबर चीप एंड एफिशिएंट लेबर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, आसाम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर दैट अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द टी प्रोडक्शन इन इंडिया। हियर इट इज ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र एंड सूरमा वैली। समझ आ गया, कहां पर, ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी में बोई जाती है। एंड वेस्ट बंगाल इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इट इज मोस्टली ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी एंड कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट। इज इट क्लियर, यहाँ पर ये बोया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ रखा है सवाल, ठीक है ना। तमिलनाडु इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू नीलगिरी हिल्स। समझ आ गया, तो तमिलनाडु में भी कल्टीवेशन होता है और ये जो क्या होता है, नीलगिरी के पहाड़ों में किया जाता है। समझ आ गया, ठीक है। ये इज इट क्लियर, ठीक है। देन वी हैव कॉफी, ठीक है। कॉफी जो है ये एक ट्रॉपिकल फसल है, और कॉफी ये जो है ये इथियोपिया में इसका सबसे पहला ओरिजिन था और इथियोपिया में कंज्यूम किया जाता था। मेरी बात समझ गई, तो ये नेटिव क्रॉप कहाँ की है, तो नोट कर लेंगे, नेटिव क्रॉप इथियोपिया की है। समझ आया, ठीक है। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस की अरब में, समझ आ गया, अरब। उसका बाद कहां पर इंट्रोड्यूस किया, अरब में इंट्रोड्यूस किया इसको। मेरी बात समझ गई, तभी हम देखते हैं कॉफी होती है अरेबिका कॉफी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है अरेबिका। तो अरेबिका मतलब अरब से आई थी वो, ठीक है। तो अरब में इंट्रोड्यूस किया, इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको जो है ठीक है, यमन, ठीक है, यमन, तो यमन में भी इसको इंट्रोड्यूस किया, इज इट क्लियर। और इसको जो है फिर बाद में इंडिया लाया गया, इज इट क्लियर। और इंडिया में जो है ध्यान देना, इंडिया में ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर भी जहाँ थोड़ा सा पहाड़ है, जैसे हम देखते हैं कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, वहां पर जो है अच्छा खासा ग्रो किया जाता है। समझ आ गया, तो इसमें हम देखेंगे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इज इट क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लो, यहां पर जैसे कि ये ऐसे करके पहाड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़, ठीक है। यहां पर जो है ये ऐसे करके इन पेड़ों के बीच में बोया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए हार्मफुल है। समझ में आ गया, तो सनलाइट पड़ेगी पेड़ों में तो पेड़ों की छांव में ये होती है। इसका मतलब ये इसको शेड की आवश्यकता होती है, शेडिंग की आवश्यकता होती है, और वो शेड कहां से मिलेगा, पेड़ों से मिलता है। इसका मतलब कॉफी जब हम कल्टीवेट करते हैं तो हमको पहले एफॉरेस्टेशन करना होगा, या पेड़ है तो उनको वैसे रहने देना होगा। समझ में आ गया, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है इनके लिए सही नहीं मानी जाती, इसलिए शेडिंग की जरूरत होती है। समझ में आ गया, ठीक। कॉफी का एक पॉड होता है, तो उसके अंदर जो है बीन्स होती है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर वेरिंग बिटवीन 15 to 28 डिग्री सेल्सियस, जनरली ग्रोज अंडर द शेडी ट्री। बात में आ गई, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेडी ट्री, स्ट्रॉन्ग सनशाइन एंड हाई टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल आर हार्मफुल। अब वैसी बात है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हार्मफुल है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक। रेनफॉल 152 to 50 सेंटीमीटर, सॉइल वेल ड्रेन्ड, रिच फ्राइबल लोम, वही चीज है ना, वेल ड्रेन्ड पहाड़ों पे, समझ आ गया। रिच फ्राइबल लोम इजिली टू क्रम्बल, कंटेनिंग अ गुड डील ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम। समझ आ गया। और ये सब जो हम देखते हैं क्या होता है कि पहाड़ों में जो है ये, ठीक है, पत्तियां गिरती हैं तो उसमें आ जाता है।
ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु आर द मेन स्टेट्स ऑफ कॉफी प्रोडक्शन। तो मेन जो है कहां पर है, कर्नाटक में है इसका। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज योर कॉफी प्लांटेशन। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉप्स हो गई, ठीक है। सो हमने सो वी हैव सीन व्हाट, सो वी हैव सीन, पहले हमने क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स देखी, हमने पहला हमने देखा फूड क्रॉप्स देखी, ठीक है। फिर हमने देखा कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, वैसे ये भी कमर्शियल क्रॉप्स में आती है। और तीसरा हमने देखा बेवरेज क्रॉप, बेवरेज क्रॉप्स। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधे से सवाल आएगा, समझ में आ गया? ये तुम्हें रटना है, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ भी लेना, ठीक है। ये अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब हम चलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज पशुपालन, ठीक है। अच्छा, पशुपालन, ठीक। तो देखें, अच्छा, एक ट्रेडिशनल एनिमल हस्बेंड्री में और आज की एनिमल हस्बेंड्री में क्या फर्क दिखाई देता है, बताओ बताओ। है ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो पशुपालन में और आज के पशुपालन में क्या फर्क हमें दिखाई देता है? हाँ, और अब, हाँ ठीक है, और बताओ कोई, और अब है? बताओ भाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, ये है कि पहले का जो एनिमल हस्बेंड्री था उसको हम साइंटिफिकली मैनेज नहीं करते थे, जो जानवर जैसा है उससे वैसे ही काम। बट आज की डेट में क्या है कि वो जो जानवर है वो साइंटिफिकली मैनेज किए जाते हैं, उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मेरी बात समझ गई? ब्रीड्स का इंप्रूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि कम लागत में मैक्सिमम फायदा हो। ट्रेडिशनल जो फार्मिंग थी, जो मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री थी, उसमें क्या होता था, लागत बहुत थी और पैसा था लेकिन उतना नहीं था। लेकिन अब हमारे पास हाइब्रिड है, मेरे पास में हाइब्रिड्स हैं, तो उससे क्या होता है, मुनाफा ज्यादा होता है। तीसरी बात जो है, हम देखते हैं कि पहले जो है जानवर में अगर बीमारी लग गई तो वो बीमारी लग गई, समझ में आ गया। आज की डेट में क्या होता है कि पूरा वो जो जानवर है उनका पूरा हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं टीके लगाए जाते हैं, जैसे बच्चों को पूरे सारे टीके लगेंगे। मेरी बात में आ गई, इसका मतलब बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है जानवर स्वस्थ रहेगा, उससे क्या होगा, उसका उसका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा। मेरे बात में आ गई। अब जैसे पहले ये था कि मतलब जो जानवर है, जैसे गाय है, जो भी है, भेड़ है, उसमें जो है वो लग रखे हैं, जो है क्या कहते हैं कि टिक्स जो होती है वो, ठीक है ना, वो खुजा रहा है जिंदगी भर अपना, समझ में आ गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन में फर्क पड़ता था। क्यों? उसको खुजली हो रही है, परेशान है वो। आजकल क्या है कि बिल्कुल ऐसी टेक्निक है, डिपिंग, फॉर एग्जाम्पल डिपिंग। तो जैसे गाय भैंस जितने भी हैं वो एक केमिकल होता है उसमें, ठीक है, उनको छोड़ते हैं और पूरा जो लबालब जो है मुंह तक जो है वो केमिकल वो रखता है, ठीक है, उसको उसको फिर बाहर खींचते हैं उसको। उससे क्या होता है, जितने उसमें है जो इंसेक्ट्स हैं, जितने भी हैं, पेस्ट हैं, वो सब मर जाते हैं और जानवर जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है और उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव किया जाएगा, करा जाता है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। ये एनिमल हस्बेंड्री रिफर्स टू द लाइव स्टॉक रेजिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यहां ध्यान दो, क्या बता रहा हूं मैं,
सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, लाइफ स्टॉक रेजिंग एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब कौन सा ब्रीड हमें सिलेक्ट करनी है। मेरी बात समझ, जैसे कि गाय है तो गाय में हम देखेंगे कि क्या होगा, हम देखेंगे भाई प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, तो हम देखेंगे जैसे कि होल्स्टीन कैटल है, समझ में आ गया, ठीक है, या हम देखेंगे जर्सी गाय है तो उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है एक पर्टिकुलर ब्रीड को हम क्या करेंगे, उसको हम सिलेक्ट, बहुत सारी ब्रीड्स में से हमें पर्टिकुलर ब्रीड को सिलेक्ट करें कि उस ब्रीड का क्या काम है। मेरी बात समझ में, तो जैसे कि हम देखेंगे कि जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी ब्रीड सही रहेगी, ठीक है ना, अगर हम देखेंगे अगर हमको फैट कंटेंट ज्यादा चाहिए तो कौन सी ब्रीड सही रहेगी, अगर मक्खन बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है जिसके दूध में ज्यादा क्या है, क्रीम आए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए अलग अलग ब्रीड्स। मेरी बात समझ, तो हम क्या करते हैं आज की डेट में इसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं, ठीक है सपना, ठीक। It is the management, यहाँ देख रहे हैं, management and care of animals in which the genetic qualities, ध्यान देना, and behavior of animals are further developed for profit। मेरी बात समझ गई, जेनेटिक क्वालिटीज। और यहाँ पर जो तुम्हारे सवाल जो घूम जाएगा वो घूम जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव कैसे करती है, समझ में आ गया। मेन सवाल आ जाएगा तुम्हारा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जीन एडिटिंग, ठीक है, ब्रीड्स को इंप्रूव कैसे करती है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है या जीन एडिटिंग क्या है, मेरे बात से, ठीक है ना, तो उस हिसाब से जो है हम एक ब्रीड तैयार करेंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर से देखो, इट इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स इन विच द जेनेटिक क्वालिटीज एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स आर फर्दर डेवलप्ड फॉर प्रॉफिट। A large number of farmers depends upon animal husbandry. It supports the livelihood of almost 25% of the rural population। समझ में आ गया, ये डेटा है, इसको तुम नोट कर लो, ठीक है। इंडिया इज द हाईएस्ट लाइफ स्टॉक ओनर ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात समझ आ गई, सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक कहाँ है, इंडिया में। बट क्वेश्चन आएगा, although India has the highest number of livestock in the world, but still it lags in the production of, हाँ मतलब जो है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे कि मिल्क, बटर, इस तरह से ये चीज हाई क्वालिटी के लिए। मेरी बात समझ गई, ये चीज है। तो लाइफ स्टॉक इंडिया में बहुत ज्यादा है, हर एक के पास गाय भैंसे हैं, बकरियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने उतना साइंटिफिकली मैनेज नहीं किया है। मेरी बात को समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज। तो इसीलिए हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसलिए कोई एक एजेंसी है जो उसको देखती है, ऐसा कुछ एजेंसी है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे तुम देखोगे पंतनगर में क्या है, पंतनगर में जो है हाँ वेटनरी है, समझ में आ गया। तुम्हारा जो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, समझ में आ गया, वो एग्रीकल्चर के उसकी है, समझ में आ गया। मछली पालन से लेकर के जो है हर चीज जो है वहां पर उसमें रिसर्च हो रही है, ब्रीड्स इंप्रूव करने के लिए हर चीज है वहां पर। मेरे बात समझ में आ गई, तो उसकी पढ़ाई होती है किस तरह से हम उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करें, ठीक है। ये पशुपालन का तात्पर्य पशुओं के पालन पोषण और चयनात्मक प्रजनन से है। यह पशुओं का प्रबंधन और देखभाल है जिसमें लाभ के लिए पशुओं के अनुवांशिक गुणों और व्यवहार को और विकसित किया जाता है। बड़ी संख्या में किसान पशुपालन पर निर्भर हैं। यह ग्रामीण आबादी के लगभग 55% लोगों की आजीविका का आधार है। भारत विश्व में सबसे अधिक पशुधन रखने वाला देश है। ये एग्जैक्टली तुम आंसर अपने मेंस में कॉपी कर सकते हो, समझ में आ गया। दैट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, इज इट क्लियर, ठीक है, इस तरह से